नमस्कार। जब भी किसी चुनाव का परिणाम आता है तो हारने वाले दल के लोग सबसे पहले ईवीएम पर निशाना लगाने में लग जाते हैं। वो अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी हालिया विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई, तो इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेता ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये अलग बात है कि इसी ईवीएम से हुए चुनाव से कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब रही है। कांग्रेस के लोग ही नहीं, दूसरी पार्टियों के लोग भी अक्सर ईवीएम को निशाने पर लेते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ईवीएम के खिलाफ काफ़ी मुखर रहे हैं। ये अलग बात है कि 2012 के विधानसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुद उम्मीद नहीं थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी 224 सीटों पर जीतकर पहली मर्तबा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। इन्हीं अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर जीत मिली। इसी ईवीएम से हुए चुनावों की बदौलत कांग्रेस को महज 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ईवीएम के खिलाफ बोलती रही हैं। वो बैठ से जो चुनाव के होने चाहिए उसके पक्ष में बोलती रही हैं। ये अलग बात है कि मायावती भी 2007 में ईवीएम से हुए चुनाव में 206 सीटों पर जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो इस ईवीएम की बदौलत जो चुनाव हुए उसमें पहली मर्तबा वो 28 सीटों पर जीते दिल्ली में। फिर वो दूसरे चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर विजयी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद, शाहीन बाग के लंबे ड्रामे के बावजूद 70 में से 62 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। इसी ईवीएम से जो चुनाव हुए पंजाब में, उसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। यानी कि जब आप जीतते हैं तब तो ईवीएम सही है, और अगर आप चुनाव हार गए तो ईवीएम विलन बन गई। अगर ईवीएम की बदौलत ही चुनाव हारे जीते जाते तो इतने सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की इतनी ज़बरदस्त जीत ना होती। भारतीय जनता पार्टी ने कभी खुलकर ईवीएम की मुखालफत नहीं की, लेकिन हाँ, कभी बीजेपी के खिलाफ और कभी बीजेपी की हिमायत में रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में ही ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो यूपीए की सरकार बनी है दोनों मर्तबा, वो ईवीएम की बदौलत बनी है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने कभी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। ईवीएम से पहले जो चुनाव हुआ करते थे, यानी कि जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसमें ज़बरदस्त धांधलेबाजी हुआ करती थी। कई दिन लग जाते थे रिजल्ट आने में, और उसके बाद जब काउंटिंग होती थी तो जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी होता था, जो अमूमन सत्ताधारी दल का समर्थक होता था, उसके एजेंट के तौर पे काम करने लगता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर होती थी वो उसका बड़ा बेजा इस्तेमाल किया करता था कि ये जो मोहर है ये लाइन पे लग गई है या छप के दूसरी तरफ आ गई है, और बहुत सारे मतों को रद्द कर दिया जाता था। बहुत सारे जो चुनावों के फैसले थे वो उसके परिणामों पर बहुत ज़बरदस्त उसकी इस एक तरफा कार्रवाई से फर्क पड़ा करता था। ईवीएम के आने से कई फ़ायदे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि चुनाव परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है। जो मतदाता है उसकी वोट खराब नहीं होती, उसे इस बात का डर नहीं रहता कि वो गलत निशान के सामने मोहर लगा देगा या उसकी मोहर गलत लग जाएगी। इसके अलावा जो बूथ कैप्चरिंग है उस पर भी काफ़ी हद तक रोक लगी है। पहली मर्तबा ईवीएम का इस्तेमाल केरल के एक विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर किया गया। उसके बाद 2004 से अब तक तमाम लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो महानगर पालिकाएँ बहुत जगह वहाँ भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं उसमें भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम में सुरक्षा
मानकों का कड़ा पालन किया जाता है। सबसे पहले तो एक मॉक पोल होता है जिसमें तमाम पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मशीन काम कर रही है, सही कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा जब वोटिंग की शुरुआत होती है तो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट आते हैं, उनके सामने ईवीएम में दिखाया जाता है कि देखिए ये ज़ीरो है। और उसके बाद जो है जब वोट डलनी शुरू होती हैं तो भी वहाँ पे तमाम पार्टियों के जो एजेंट हैं मौजूद रहते हैं। वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम्स में रखा जाता है। वहाँ दिन रात कड़ा पहरा रहता है। उसके बाद जब काउंटिंग अ, होती है तो जब वहाँ पे लाई जाती है ईवीएम तो जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके सामने भी सील खोल के दिखाई जाती है। फिर ये दिखाया जाता है देखिए कुल मत इतने थे, कुल मत इतने पड़े। यानी कि तमाम तरह के जो सुरक्षा मानक हैं उनका पालन किया जाता है। दरअसल ईवीएम को खलनायक बनाने का काम करते हैं एक तो वो नेता जो बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं टीवी डिबेट में जाके, अपनी पार्टी के आला कमान को सब्ज़बाग दिखाते हैं। और वो पत्रकार खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ चुके हैं, जिन्होंने खुद के यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वो उनका जो एक तरफा रुझान है वो उन्हें एक पक्ष में काम करने के लिए मजबूर करता है। उनके खुद के हित होते हैं, लेकिन जब नतीजे बिल्कुल उलट आते हैं तो उन्हें अपनी खाल बचानी होती है। इसलिए जानबूझकर वो ऐसा शगुफा छेड़ते हैं जिससे कि लोगों के दिल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले अक्सर मिसाल देते हैं कि जो विकसित देश हैं उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। विकसित देशों से उनका तात्पर्य यूरोपियन देशों से है, अमेरिका से है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी और ब्रिटेन में वहाँ पे मतदाताओं की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे हिंदुस्तान में पूरा सैलाब है। अमेरिका में ज़रूर बड़ी तादाद में वोटर्स हैं, लेकिन वहाँ कई बातें हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ आमतौर पर दो ही पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं और वहाँ जो है वो बहुत कड़े इंतज़ाम हैं। ना तो बोगस वोटिंग होती है, ना ही किसी वोटर की 2 जगह 3 जगह वोट होती हैं। वहाँ तो आईडी भी नहीं देखते हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत कम वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की संभावना नहीं रहती है। तो वहाँ पर चुनाव कराए जा सकते हैं। रहा सवाल तकनीक का, तो ये तो अच्छी बात है कि हम तकनीक में आगे हो रहे हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अमेरिका तो जो डिजिटल पेमेंट है, वो उसको भी हतोत्साहित कर रहा है। अमेरिका के कई राज्यों ने ये कानून बनाया है कि आप कैश में बिज़नेस करने से इनकार नहीं कर सकते। कई जगह उन्होंने डिजिटल पेमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। हिंदुस्तान में तो हर छोटा-मोटा रेहड़ी वाला, खोमचे वाला, गोलगप्पे वाला, मूँगफली बेचने वाला, सब्ज़ी वाला, सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले तकनीकी क्षेत्रों में आगे हैं या टेक्निक फ्रेंडली हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। इसकी बिना पर कोई शक व शुबहा नहीं पैदा करना चाहिए। और अगर शक ही है तो जो ईवीएम से वीवीपीएटी नाम की पर्ची निकलती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी है, उसका पालन किया जाए। लेकिन वहाँ भी कह सकते हैं कि देखिए ये जो पर्ची है ये भी इसी ईवीएम से निकल रही है। अगर ईवीएम को सेट किया जा सकता है तो इस पर्ची के निकलने की प्रक्रिया को भी सेट किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अ, जो मतदाता है वो ठीक है अपने पसंदीदा निशान के सामने बटन तो दबा देता है, लेकिन महज 7 सेकंड में जो उसे मिलते हैं वीवीपीएटी नाम की पर्ची को देखने के लिए, वो उसमें कैसे देख पाएगा कि उसने जो वोट दिया है वो ही गया है या नहीं गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये व्यावहारिक नहीं होगा। इसके अलावा ये जो ईवीएम को निशाना बनाते हैं, सही बात तो ये है कि इनकी रणनीति में खामी होती है, इनके एजेंडा में खामी होती है, ये पब्लिक तक पहुंच नहीं पाते हैं। और अगर फेयर इलेक्शन कराना है तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, जैसे कि प्री पोल सर्वे है, एग्जिट पोल है। इससे मतदाता का जो दिमाग है वो भ्रमित होता है। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग अपनी सोच मीडिया की खबरों से तय करते हैं। वो सोचते हैं जब दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ भी ये पार्टी जीत रही है, तो वो भी सोचते हैं ठीक है हम भी जीते को जिताएं, हराने वाले के साथ क्यों जाएं। असल बात यह है कि जो दिक्कत है वो नेताओं के दिमाग में, जब आप जीतते हैं
तो ईवीएम बहुत अच्छी है। जब आप हारते हैं तो ईवीएम अचानक रातों रात खलनायक बन जाती है। ये गलत बात है। अपनी हार को स्वीकार कीजिए और जीत के लिए प्रयास कीजिए। यही तरीका है। तकनीक के साथ तो जाना ही होगा, क्योंकि आने वाला वक्त तकनीक का ही है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। नमस्कार। जय हिंद।